शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध साहित्य और नीति। वाचक निर्मल मिश्र। साहित्य सेवा ही मेरा पेशा है, किंतु इसकी जांच पड़ताल के और घिसने माजने के मामले में मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं। मेरे मुंह से यह बात अद्भुत सुनाई देने पर भी है यथार्थ सत्य। किस धातु के आगे कौन प्रत्यय लगाकर साहित्य शब्द सिद्ध हुआ है, कहां पर इसका विशेषत्व है, रस वस्तु क्या है, सच्चा आर्ट किसे कहते हैं, मिथ्या आर्ट किसे कहते हैं, इसकी संज्ञा क्या है, यह मैं नहीं जानता। सुदूर प्रवास में क्लर्की कर रहा था। घटना चक्र से लगभग 10 वर्ष हुए इस व्यवसाय में लिप्त हो गया हूं। कई एक पुस्तकें लिखी हैं जो किसी को अच्छी लगी, बहुतों को नहीं लगी। जो लोग पंडित हैं उन्होंने बड़ी बड़ी किताबों में से कड़ी कड़ी न काटी जा सकने वाली नज़ीरें देकर यह प्रमाणित किया कि बंगला भाषा का मैंने एकदम सर्वनाश कर दिया है। मुझे मालूम नहीं इतनी जल्दी इतना बड़ा कुकर्म मैंने किस तरह कर डाला और इसकी क्या कैफियत है, यह मुझे पूर्ण रूपेण अज्ञात है। अतएव किसी तथ्यपूर्ण गंभीर गवेषणा की लेश मात्र भी आशा आप लोग मुझसे न करें। वाद प्रतिवाद में लिप्त होना मेरा स्वभाव नहीं। अपने पक्ष का समर्थन करने लायक शक्ति या उद्यम कोई भी मुझ में नहीं। मैं केवल अपने छोटे से साहित्यिक जीवन की परिणति की कुछ सादी मोटी मोटी बातें ही आप लोगों के आगे कह सकता हूं। शायद कहने का कुछ प्रयोजन भी है, जवाबदेही के रूप में नहीं, क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि यह मैं नहीं करता, कहने की आवश्यकता भी नहीं समझता। यह केवल एक आधुनिक साहित्य सेवक की बिल्कुल ही अपनी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। परलोक के बारे में मैं नहीं जानता कि वहां क्या है, किंतु इस लोक की जीवन यात्रा के मार्ग में जहां तक दृष्टि जाती है, देखा है कि विश्व का मानव एक वस्तु को लक्ष्य करके बराबर चल रहा है। उस वस्तु के 3 अंश हैं: आर्ट, कला, मोरालिटी, नीति या सदाचार, और रिलीजन, धर्म। संसार की सारी मारकाट, छीना झपटी, एक का राज्य दूसरे के द्वारा छीना जाना, एक आदमी की दुख की कमाई को दूसरे के द्वारा ठग लिया जाना, सब प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब राह के रोड़े हैं, चलने में चुभने वाले कांटे हैं। किंतु मानव का जो बृहत्तर प्राण है, उसका लक्ष्य केवल इसी जगह है। मारवाड़ी अपनी कपड़े की दुकान पर बैठे बैठे यह बात सुनकर हंसेगा। बर्ड कंपनी का बड़ा साहब अपने ऑफिस के टेबल पर इस सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकेगा। स्टाफ एक्सचेंज की भीड़ में यह बात बिल्कुल ही मिथ्या जान पड़ेगी। तो भी मैं जानता हूं कि उनको भी अंतिम गति इसी जगह है, और इससे बढ़कर या इससे बड़ा सत्य भी और नहीं है। काहे के लिए इतना लोभ, इतना मोह है? काहे के लिए इतना वाद विवाद और झगड़ा है? काहे के लिए ऐसे ऐश्वर्य की कामना है? जो सच्चा ऐश्वर्य है वह सदैव मनुष्य के नित्य के प्रयोजन से अतिरिक्त है। मनुष्य अकेले उसका उपार्जन करता है, संचय करता है, किंतु जिस घड़ी वह ऐश्वर्य बन जाता है, उसी घड़ी
वह उसके अकेले अपने ही भोग की चीज नहीं रह जाता। ऐश्वर्य की अकेले ही भोगने की चेष्टा करते ही वह अपने को आप ही व्यर्थ कर देता है। जो सभी का है वहां एक आदमी का लोभ परास्त होगा ही। और इस ऐश्वर्य की चरम परिणति कहां पर है? सुंदर और मंगल की साधना में, कला, नीति और धर्म में। वह अकेले का नहीं है, वह ऐश्वर्य विश्व मानव का है। जाने या बिना जाने मनुष्य की चेष्टा, मनुष्य का उद्यम इसी ऐश्वर्य को लाने की ओर ही अविराम चल रहा है। अतएव जो असुंदर है, जो अनैतिक है, जो अकल्याण है, वह किसी तरह आर्ट नहीं है, धर्म नहीं है। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए की उक्ति भी किसी तरह सत्य नहीं है। सैकड़ों हजारों आदमियों के चिल्ला चिल्ला कर कहने पर भी सत्य नहीं है। मानव जाति में जो बड़ा प्राण है वह इसे किसी तरह ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। अतएव सच्चा कवि या यथार्थ आर्टिस्ट कहकर जिसे हम एक हाथ से ग्रहण करेंगे, उसी की सृष्टि को अन्याय कहकर, कुत्सित कहकर दूसरे हाथ से वर्जन किया ही नहीं जा सकता। बल्कि ऐसा करने की चेष्टा करने से सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा अन्याय ही होता है। किंतु यह तो हुआ थियरी की ओर से, आदर्शवाद की ओर से विचार। इसमें शायद उतना विवाद नहीं है। किंतु स्वयं कवि के भीतर, कलाकार के भीतर जहां एक छोटा सा मनुष्य रहता है, हंगामा खड़ा होता है उसी को लेकर। इस जगह लोभ, मोह, यश, निंदा, दुराग्रह, संस्कार आदि बीच बीच में ऐसा कुहासा पैदा कर देते हैं कि उसके अंधेरे आश्रय में ही अनेक धोखे, अनेक उत्पात घुसकर दारुण उपद्रव की दीवार खड़ी कर देते हैं। इसी जगह असत्य और अकल्याण का द्वार है। इस अंधकार में अधिकारी और अनधिकारी, कवि और अकवि, सुंदर और कुत्सित, काव्य और गंदगी मिलकर जो मंथन शुरू कर देते हैं, उसकी कीच ही छिटक कर बिना किसी विचार के सभी के मुंह में लग जाती है। इस कीच को केवल समय ही धो सकता है। इसके हाथ से ही केवल अनागत भविष्य में शुद्ध और स्नात होकर सत्य वस्तु मनुष्य को देख पड़ती है। इसी कारण जान पड़ता है कवि के भीतर उसका जो अंश कवि है, उसके इस चरम विचार की प्रतीक्षा करने में अटकाव नहीं होता। किंतु उसका जितना अंश छोटा मनुष्य है, केवल उसे ही सब्र नहीं होता। वह कलह करता है, विवाद करता है, दलबंदी करता है। हाथों हाथ नगद मूल्य चुका लिए बिना उसे चैन नहीं। सामयिक पत्र पत्रिकाओं में उसकी यही जगह बारंबार बाहर आ जाती है। पूज्यपाद रवींद्रनाथ कहते हैं, वह स्कूल मास्टर नहीं हैं, कवि हैं। बेंत हाथ में लेकर लड़कों को मनुष्य बनाना उनका पेशा नहीं है। इस बात को लेकर उनके विरुद्ध व्यक्त और अव्यक्त कटु बातों का सिलसिला बराबर चल रहा है। इन कटु बातों के मालिक जो लोग हैं, वे जान पड़ता है कवि की इस उक्ति का यह अर्थ करते हैं कि चूंकि वह बेंत हाथ में लेकर लड़कों को मनुष्य बनाने के लिए राजी नहीं है, बातचीत के बहाने भुलाकर बूढ़े लड़कों को नीति की शिक्षा देना नहीं चाहते, तब निश्चय ही उनकी मंशा लड़कों को कहीं का न रखना या बहेतु बना देना ही है। किंतु कवि के हृदय की इस बात को वे समझना या ग्रहण करना ही नहीं चाहते
कि काव्य जो सचमुच काव्य है वह चिर सुंदर, चिर कल्याणकर है, और इन सब फरब्द फिक्रों के बीच ही कवि और काव्य अपने को आप निष्फल कर डालते हैं। इस सत्य को ही वे भूल जाते हैं। इसी बात को मैं यहां कुछ दृष्टांत देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा अपना पेशा उपन्यास साहित्य है, अतएव इस साहित्य के विषय में दो एक बातें कहना शायद मेरी बिल्कुल ही अनधिकार चर्चा नहीं गिनी जाएगी। जो लोग मेरे नमस्य प्रणाम करने योग्य हैं, मेरे गुरुपद वाच्य हैं, उनकी रचना से एक आध उदाहरण देने में यद्यपि थोड़ा सा विरुद्ध मत रहता है, पर मैं आशा करता हूं आप लोगों में से कोई उसे असम्मान या अश्रद्धा समझने की भूल नहीं करेगा। मेरे साहित्यिक जीवन की परिणति के प्रसंग में इसका प्रयोजन भी है। आजकल ये दो शब्द प्रायः सुने जाते हैं, आदर्शवादी और यथार्थवादी। कहा जाता है कि मैं दूसरे संप्रदाय का लेखक हूं। यह दुर्नाम ही मेरा सबसे अधिक है, अथच मुझे नहीं मालूम कि किस तरह इन दोनों को अलग करके लिखा जाता है। आर्ट वस्तु मनुष्य की सृष्टि है, वह नेचर नहीं है। संसार में जो कुछ घटित होता है और अनेक गंदी बातें ही घटित होती हैं, वह किसी तरह साहित्य का उपादान नहीं है। प्रकृति की या स्वभाव की हूबहू नकल करना फोटोग्राफी हो सकती है, किंतु वह क्या तस्वीर होगी? दैनिक अखबारों में अनेक रोमांच उत्पन्न करने वाली भयानक घटनाएं छपती हैं, वह क्या साहित्य है? चरित्र की सृष्टि क्या इतनी सहज है? मुझसे अनेक लोग दया करके कहते हैं कि महाशय, मैं ऐसी घटना जानता हूं कि वह अगर आपसे कहूं तो आपकी एक बहुत अच्छी पुस्तक तैयार हो सकती है। मैं उनसे कहता हूं, तो फिर आप ही उसे लिखिए ना। वे कहते हैं, ऐसा हो सकता तो फिर चिंता ही क्या थी, यही तो हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, आज न लिख सकें तो 2-3 दिन बाद लिख सकेंगे। ऐसी चीज खामखा हाथ से न गवाइएगा। ये लोग नहीं जानते कि संसार में कुछ अद्भुत जानना ही साहित्यिक के लिए बड़ी सामग्री नहीं है। मैं तो जानता हूं कि किस तरह मेरे चरित्र गढ़ उठते हैं। वास्तव अभिज्ञता की मैं उपेक्षा नहीं करता, किंतु वास्तव और अवास्तव के सम्मिश्रण में कितनी व्यथा, कितनी सहानुभूति, कितना हृदय का रक्त ढालने से ये चरित्र धीरे धीरे बड़े होकर प्रस्फुटित होते हैं, इसे और कोई न जाने। मैं तो जानता हूं इसमें सुनीति और दुर्नीति का स्थान है, किंतु विवाद करने की जगह इसमें नहीं है। यह वस्तु इनसे बहुत ऊंची है। इनको गड़बड़ कर देने से जो गोलमाल होता है उसे काल क्षमा नहीं करता। उससे नीति पुस्तक होगी किंतु साहित्य न होगा। पुण्य की जय और पाप की क्षय यह भी होगा, किंतु काव्य की सृष्टि न होगी। मुझे याद है बचपन में कृष्णकांतेर विल, कृष्णकांत का वसीयतनामा की रोहिणी के चरित्र से मेरे हृदय को बड़ा भारी धक्का लगा था। रोहिणी पाप की राह में उतर गई, उसके बाद पिस्तौल की गोली से मारी गई। बैलगाड़ी पर लादकर उसकी लाश का चालान हुआ। अर्थात हिंदुत्व की ओर से पाप के परिणाम में कुछ बाकी न रहा। अच्छा ही हुआ, हिंदू समाज भी पापी के दंड से तृप्ति की सांस छोड़कर बच गया। किंतु इसका और एक पहलू जो इन लोगों से भी पुरातन और सनातन है, नर नारी के हृदय का गंभीरतम गूढ़तम प्रेम।
मुझे आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और समवेदना से बंकिम चंद्र की दोनों आंखों में आंसू भर आए हैं। जान पड़ता है जैसे उनका कवि हृदय उन्हीं की सामाजिक और नैतिक बुद्धि के पैरों के नीचे सिर पटक पटक कर आत्महत्या करके मर रहा है। अनेक बार मेरे मन में यह बात आई है कि रोहिणी चरित्र आरंभ करते समय उनकी यह कल्पना नहीं थी, होती तो वह इस तरह उसे न गढ़ पाते। कवि केवल प्रेम के लिए ही इस तरह चुपचाप छिपकर वारुणी के जल के तले अपने आप आत्मविसर्जन उस पापिष्ठा से कभी न कराते। रोहिणी ने गोविंद लाल को अकृत्रिम और निष्कपट प्यार किया था, संपूर्ण हृदय से प्रेम किया था, और इस प्रेम का प्रतिदान उसने न पाया हो सो भी नहीं है। किंतु हिंदू धर्म की सुनीति के आदर्श से वह इस प्रेम की अधिकारिणी नहीं। यह प्रेम उसका प्राप्य नहीं है, वह पापिष्ठा है। इसी से पापिष्ठाओं के लिए निर्दिष्ट नीति के आईन के अनुसार उसे विश्वासघातिनी होना चाहिए, और हुई भी वह। इसके बाद का इतिहास बहुत संक्षिप्त है। 4-5 मिनट के दर्शन से ही निशाकर के प्रति आसक्ति और पिस्तौल की गोली से मृत्यु। उसकी मृत्यु के लिए मैं खेद नहीं करता, किंतु करता हूं उसकी अकारण अहेतुक जबरदस्ती की अपमृत्यु के लिए। अभागिनी के अस्वाभाविक मरण से पाठक पाठिकाओं की सुशिक्षा से लेकर समाज की विधि और नीति का अनुशासन सभी बच गया, इसमें संदेह नहीं। किंतु वह मरी और उसके साथ ही सत्य सुंदर कला भी मर गई। उपन्यास का चरित्र केवल उपन्यास के आईन से ही मर सकता है। नीति के आंख दिखाने से उसका मरना नहीं चल सकता। ठीक इन्हीं वजूहात से श्रीयुत यतीन्द्र मोहन सिंह महाशय ने मेरे पल्ली समाज की विधवा रमा को लक्ष्य करके अपनी साहित्य की स्वास्थ्य रक्षा पुस्तक में ताना देते हुए कहा है, ठाकुरानी, तुम बुद्धिमती हो ना? तुम बुद्धि के जोर से अपने पिता की जमींदारी का शासन प्रबंध कर सकी, और तुम ही अपने बाल्य सखा पर पुरुष रमेश को प्यार कर बैठी। यही तुम्हारी बुद्धि है? छी, यह धिक्कार कला का नहीं है, यह धिक्कार समाज का है, यह धिक्कार नीति का अनुशासन है। इनका मानदंड एक नहीं है। इस अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति एक करने के प्रयास ही में सारी भूल, सारे विरोध की उत्पत्ति है। श्रीयुत यतीन्द्र बाबू का सामाजिक धिक्कार कला के राज्य में कितनी महामारी उपस्थित कर सकता है, इसका एक और दृष्टांत देता हूं। मेरे एक परम श्रद्धास्पद बंधु प्रवीण साहित्यिक हैं। उनकी एक छोटी सी कहानी है। उसका प्लॉट अत्यंत संक्षेप में यह है, नायक एक धनी जमींदार है। नायक होने के कारण उसका हृदय प्रशस्त, प्राण उच्च और नैतिक बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। कलकत्ते में उसका एक बहुत बड़ा मकान है जो किराए पर दिया जाता है। मूल्य लगभग ₹1,00,000 है। एक तारीख को एक आदमी ने वह मकान महीने भर के लिए किराए पर लिया। घर के मालिक जमींदार पास ही के दूसरे घर में रहते हैं। अचानक एक दिन रात को उन्होंने उस घर के भीतर से किसी एक स्त्री के रोने का शब्द सुना। 2-3 दिन बाद पता लगाने से जाना गया कि उस घर में गर्भपात कराया गया है और किराएदार भाड़ा चुकाए बिना ही भाग गया है। उन लोगों का पता ठिकाना जाना नहीं है। पाप का दंड देना असंभव है। इसी से जमींदार ने हुक्म दिया कि घर को गिराकर मैदान कर दिया जाए।
5-7 दिन के भीतर इतना बड़ा लाखों रुपए का घर गिराकर मैदान कर दिया गया। कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक अंग्रेजी के अध्यापक यह कहानी पढ़कर आंखों में आंसू भरकर बारंबार कहने लगे, उन्होंने जीवन में ऐसी सुंदर कहानी और नहीं पढ़ी, और ऐसी कहानियां बंगला साहित्य में जितनी अधिक निकलें उतना ही मंगल है। ऐसी कहानी मैंने भी अधिक नहीं पढ़ी, यह मैं अस्वीकार नहीं करता। और घर जब मेरा नहीं है, अध्यापक का भी नहीं है और ग्रंथकार का भी नहीं है, तब जितना जी चाहे तोड़ फोड़ कर मिट्टी में मिला देने पर भी मुझे आपत्ति नहीं है। किंतु कला और साहित्य की जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके मन में किस भाव का उदय हुआ, यह केवल वही जानती हैं। अच्छा और बुरा संसार में चिरकाल से चला आ रहा है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में कला कभी आपत्ति नहीं करती, किंतु दुनिया में जो कुछ सत्य ही घटित होता है, उसी को बिना विचारे आंख मूंद कर साहित्य का उपकरण बनाने से वह सत्य तो हो सकता है, पर सत्य साहित्य नहीं होता। अर्थात जो कुछ घटित होता है उसकी अविकल तस्वीर को भी मैं जैसे साहित्य वस्तु नहीं कहता, वैसे ही मेरा मत यह भी है कि जो घटित नहीं होता अथच समाज या प्रचलित नीति की दृष्टि में जिसका घटित होना अच्छा है, कल्पना के द्वारा उसकी उच्छृंखल गति से भी साहित्य की बहुत अधिक विडंबना होती है। मुझे अवसर थोड़ा है, अपने वक्तव्य को मैं अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाया, यह मैं जानता हूं, किंतु आधुनिक साहित्य रचना के संबंध में समाज के एक श्रेणी के शुभ चिंतकों के मन में किस जगह अत्यंत क्षोभ और क्रोध का उदय हुआ है, विरोध का आरंभ कहां पर है, इस ओर उंगली से दिखाने का काम मैं समझता हूं संपूर्ण हो गया है। किंतु आलोचना को घोरतर बना डालने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, समय नहीं है, शक्ति भी नहीं है। केवल अशेष श्रद्धा भाजन हम लोगों के पूर्ववर्ती साहित्याचार्यों के चरण चिन्हों पर चलने के मार्ग में कहां पर बाधा हम लोग अन्य मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हुए हैं, इसका आभास मात्र आप लोगों के आगे मैंने सविनय निवेदन कर दिया है। अंत में जो गौरव आज मुझे आप लोगों ने दिया है, उसके लिए और एक बार आंतरिक धन्यवाद जताकर इस क्षुद्र और अक्षम प्रबंध को मैं समाप्त करता हूं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निबंध साहित्य और नीति। वाचक निर्मल मिश्र।